सो वेलकम बैक टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सीए इंटर इनकम टैक्स एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी, आज डे 2 है क्लास का, जिसने डे 1 नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में देख लो, आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे पास अगर हमें पूरा इनकम टैक्स समझना है ना कभी, कि हाँ भाई इनकम टैक्स का कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो हमसे मिस हो जाए, तो हमें उसमें 5 कंपोनेंट्स को समझना होता है। कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट है हमारा इनकम टैक्स एक्ट। क्या है इनकम टैक्स एक्ट? अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन को दूर करते हैं आपकी स्टूडेंट्स। हमारे एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेबल है, यानी सितंबर 26 और जनवरी 27 एग्जाम्स के लिए, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन प्रैक्टिकली फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो गया है, यानी अगर किसी में बात करूं सीए, सीएस, सीएमए या फिर और किसी भी प्रोफेशन में जहां पर इनकम टैक्स एक्ट काम आ रहा है, या इंडिया में जिसके अकॉर्डिंग अब टैक्स चल रहा है, वो है इनकम टैक्स एक्ट 2025। इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि मैम फिर 2025 पढ़ना है, पढ़ेंगे, एक बार जरा इंटरमीडिएट क्लियर कर लें, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर अभी एग्जाम्स के लिए हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट यू फॉर श्योर, ठीक है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कंफ्यूज मत हो, इसीलिए ज्यादा फोकस अभी इस एक्ट पे रखना है जो एग्जाम्स में आने वाला है, ठीक है। दैट इज आवर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट। अब बात आती है सेकेंड कंपोनेंट है एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? इट इज बेसिकली कि देखो इनकम टैक्स एक्ट कब हुआ था? ये 1961। अब तब से लेकर हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत होती है। तो वो चेंजेस किसके थ्रू लाए जाते हैं कि भाई क्या रूल्स वगैरह एप्लीकेबल हो? दैट इज थ्रू एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो हर साल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, वो उसको प्रेजेंट करते हैं इन द पार्लियामेंट, ठीक है। थर्ड आता है इनकम टैक्स रूल्स। फोर्थ हमारे पास आता है सर्कुलर्स एंड द नोटिफिकेशन, एंड द फिफ्थ द लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। एक एक करके बात करते हैं। क्या ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? 100%। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पांचों कंपोनेंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक क्लास को, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आप देखो, फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट क्या है भाई? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टूडेंट, इसकी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। एक तो ये एप्लीकेबल कब से हुआ था, या फिर ये एप्लीकेबल होता कहाँ है? मैम क्या ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, या फिर JNK या फिर कोई ऐसी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है जो इससे एक्सक्लूड है? नहीं, इट इज एप्लीकेबल टू कंप्लीट इंडिया, दैट इज होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत में हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल होता है, इसके अलावा और कोई नहीं। सेकेंड, ये एप्लीकेबल हुआ कब से था? फ्रॉम व्हेन? कब से, कौन सी डेट थी? सो दैट वाज 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। अपडेट बहुत जरूरी है, 1962। अब आप सोचेंगे मैम एक्ट तो 1961 है स्टूडेंट, एक्ट 1961 है तब आप, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी कब हुई? उसको टाइम लगा ना, कि भाई हाँ कब से एप्लीकेबल करोगे, कब से इसको लागू करना है? 1 अप्रैल 1962। इसके साथ एक बात और बताऊं, जैसे देखो अब हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट, करंट इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? बताओ बताओ मैम। इनकम टैक्स एक्ट 2025, और ये एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना कि 1961 है तो एप्लीकेबल भी 1961 से हो गया, ओके। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर कि देखिए होल ऑफ इंडिया पे लगता है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। हम कितने सेक्शंस है? 1 to 298 है, इतने। और शेड्यूल्स 1 to 40 सारे एग्जाम में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे एग्जाम्स में नहीं आते हैं हमारे पास। तो जितने भी हमारे पास एप्लीकेबल है वो मैं साथ साथ बताती रहूँ, ठीक है। तो 1 to 298 सेक्शन एंड शेड्यूल्स है हमारे पास 1 to 40। क्योंकि ये बैच जो है मैं इसको थोड़ी सी स्पीड फास्ट रख रही हूँ, मैंने पहले ही बोला इट इज नॉट अ रेगुलर, इट इज एन एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें एग्जाम के लिए सब कुछ कवर होने वाला है, वो भी उस स्पीड पर जिससे हम हमारे सिलेबस को टाइमली कवर कर सके और साथ में फिर रिविजन प्रैक्टिस सब कर सके। अब देखो क्या बोला मैंने आपको कि इसमें 1 to 298 सेक्शंस है। 1 to 298 इन सेक्शंस के आगे, अब जैसे ये मैंने एक तरीके से पैराग्राफ बना दिया मेरी क्लास में काम करते करते कि भाई पैरा नंबर 1, ठीक है,
यहाँ पे मैंने आपको बता दिया भाई इट इज अ पैरा नंबर 1, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट नंबर 1 वी कैन से इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये क्या है आगे इसके सब पॉइंट्स, है ना। अगर मैं इसको एज अ नोट्स लिखती तो भाई पॉइंट ए एप्लीकेबल कब हुआ, किस पर हुआ, ऐसे लिखती। ऐसे ही स्टूडेंट इन सेक्शन के भी आगे फर्दर पॉइंट्स हैं जिनको हम लीगल टर्मिनोलॉजी और मैं बोलूं तो टैक्सेशन लैंग्वेज में बोलते हैं सब सेक्शंस। क्या बोलते हैं? सब सेक्शंस। या फिर एक आते हैं क्लॉजेस। क्या आते हैं? क्लॉजेस। मैम सब सेक्शंस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है? जब भी ऐसा कोई सेक्शन का फर्दर पॉइंट आ रहा है विच इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि अगर आपको समझना है पॉइंट ए समझना है तो पूरा समझो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इफ दे आर डिपेंडेंट, अगर वो पॉइंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं सो हम उनको बोलेंगे सब सेक्शन। लेकिन अगर वो पॉइंट्स ऐसे हैं दैट दे आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं है, इफ दे आर इंडिपेंडेंट सो दे आर क्लॉजेस। एग्जाम्पल देखो, क्लॉजेस में क्या है, हमारे पास ना स्टूडेंट्स एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें दी हुई है डेफिनेशंस कि इनकम किसे कहते हैं, टैक्स ईयर क्या, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस। ठीक है, वो जो है ना ऐसे दिए हुए हैं पॉइंट ए और आई कैन से 1 2 जैसे भी, अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, इसीलिए अभी कोई इन डिटेल नहीं लेके जाते। जरूरी है एक डेफिनेशन का समझने के लिए आपको दूसरी डेफिनेशन भी समझनी पड़े? नहीं, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो उनको हम कहते हैं, हमारे पास वो क्या है, क्लॉजेस, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो गलती मत कर देना कि आप सबसेक्शन और क्लॉजेस को सेम समझ रहे हो, दे आर टोटली डिफरेंट। फिर बात आती है इसी के आगे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं प्रोवाइजोस एंड एक्सप्लेनेशंस। क्या है? प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन। प्रोविजो नो नो मैम, प्रोविजो होता है, अरे प्रोवाइजो होता है, समझो बात। ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशंस। अब आप ये मत सोचना मैम हमें तो ना सही से ना टर्मिनोलॉजी का मतलब उसको ना वो कैप करना नहीं आता। कोई बात नहीं, एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी कई बार लगता था अरे प्रोविजो होता होगा ये ऐसी कोई टर्म्स, तो लेकिन अब बता रही हूँ आपको, स्टूडेंट लाइफ में ये सब कुछ सोचना ना बहुत बहुत ज्यादा वो होता है, कॉमन है कि अभी हमें लगता है कि वो प्रोविजन का अगर प्रोवाइजो होगा, प्रोविजो होगा, लेकिन नहीं। तो जो आपको मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से समझो, और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कमेंट तो कर दो, मुझे बता तो दो समझ आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, प्रोवाइजो क्या होता है? अब जैसे ना मान लो एक हमारे पास ना सेक्शन है, सेक्शन 80 GGB एंड 80 GGC। इसमें क्या है ना, अगर इनको इन शॉर्ट बताऊं तो जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को जब हम कुछ डोनेशन कर रहे हैं तो भाई वो ये कह रहे हैं अगर आप डोनेशन कर रहे हो, जितनी डोनेशन करी है ना वो टोटल इनकम में से उसकी डिडक्शन मिल जाती है। मान लो 10 लाख की इनकम है, 2 लाख रुपए डोनेट कर दिए तो डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने साथ में एक एक्सेप्शन दे दी। इसकी एक्सेप्शन क्या है समझो। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है कि वो कैश में डोनेशन दे रहा है, कैश डोनेट कर रहा है पार्टी को, बेशक से 10 लाख की कैश डोनेट कर दिया, लेकिन इन दैट केस उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब सेक्शन 80 GGB और 80 GGC ने कहा था अगर तुम डोनेशन कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज को, दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन डाल दी। अब इस एक्सेप्शन का जो लीगल टर्म है वो है प्रोवाइजो, यानी 80 GGB और 80 GGC का प्रोवाइजो क्या है कि अगर उसमें कैश में डोनेशन कर दी सो दैट विल बी नॉट डिडक्टेबल। क्लियर? तो कैन आई से कि इसका मतलब प्रोवाइजो का मतलब हो गया, प्रोवाइजो का मतलब हो गया एक्सेप्शन टू प्रोविजन ऑफ अ सेक्शन। यस, सेक्शन के प्रोविजन की एक्सेप्शन। क्लियर? देखो, एक्सेप्शन टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन, एक्सेप्शन टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन। आई होप समझ आ गया। एक्सप्लेनेशन तो हमें सबको पता ही है, एक्सप्लेनेशन क्या होती है भाई? एक्सप्लेनेशन का मतलब जो भी पॉइंटर्स को उन्होंने आगे एक्सप्लेन कर दिया, किसी को लग रहा है, उनको कॉमन पब्लिक को डाउट हो रहा है, वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये भी हो गया कि सेक्शन के आगे सबसेक्शन क्लॉजेस, सब क्लॉजेस होते हैं। जहां इंडिपेंडेंट है सो दे आर क्लॉजेस, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है सो दे आर सबसेक्शंस। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको बताया है मैम। सारे एग्जाम्पल देख लो, वरना जितना मैंने आपको बता दिया दैट इज विल बी मोर देन इनफ।
प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। जब भी एक्सेप्शन होती है किसी भी प्रोविजन की, या हम कहते हैं स्पेल आउट कर रहा है वो एक्सेप्शन है उसकी कि ठीक है ऐसा होगा, लेकिन अगर कैश में डोनेशन कर दी तो डिडक्शन नहीं है, सो दैट इज प्रोवाइजो। नेक्स्ट हमारे पास ये था फर्स्ट कंपोनेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकेंड हमारे पास आता है फाइनेंस एक्ट। अब ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है इसको समझो, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहीं पर भी व्हेन यू हैव जॉइन्ड द CA और CS था, तो पता नहीं क्यों बट एवरी रिलेटिव और एवरी ऑफ योर फ्रेंड विच इज नॉट फ्रॉम द टैक्सेशन फील्ड ना, दे विल इवन द टैक्सेशन फील्ड वाले भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसको जो है ना, जब बजट आ रहा है साल में तो इसको पता होगा। वो बजट में फाइनेंस सेक्टर आता है, वो देखते हैं सीखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी और एग्जामिनेशन के लिए भी। देखो क्या है, हर साल ना स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, मैं FM लिख रही हूँ। अब ये वो FM सुनने वाला FM नहीं, दैट इज अ फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, वो एवरी ईयर पार्लियामेंट में ना एक बजट सेशन होता है जहाँ पे पूरे साल का बजट डिसाइड होता है कि भाई किसको कौन से डिपार्टमेंट को कितना अलॉट होगा, डिफेंस को कितना होगा, एग्रीकल्चर को कितना होगा, या फिर इंडस्ट्रीज को कितना होगा, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो बजट सेशन होता है, वो इस बजट सेशन में ना फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं। मैम एक्ट नहीं जी, बिल देखते हैं क्या है, पहले बिल प्रेजेंट होता है। अब जब ये फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ, उन्होंने बताया कि देखो हमारे अकॉर्डिंग इस साल ऐसे टैक्स रेट्स रहने चाहिए, ये हमारा फाइनेंस बिल है, ठीक है। इनकम टैक्स GST दोनों के बारे में वो इसमें बात करते हैं। फिर स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं। कौन से 2 सेशन है, देखो पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं। एक होता है लोकसभा, और आई कैन से इनफैक्ट नॉट द सेशन, मैं ये बोलूंगी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है। मैं करेक्ट टर्म यूज करती हूँ। देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा। अब ये जो फाइनेंस बिल है ना, ये इन दोनों उसमें दोनों हाउसेस में पास करवाया जाता है। लोकसभा में भी पास होता है कि जो वहां के मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर है, कहते हैं ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स भी इस पे अपनी कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है हम भी मान रहे हैं इसको। उसके बाद स्टूडेंट, दोनों हाउसेस से पास करवाने के बाद ये जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे अपने साइन करते हैं, अपनी असेंट देते हैं कि हाँ ये ठीक है, क्लियर। फिर जब वो कह देते हैं ना ये ठीक है, जैसे ही उनकी असेंट मिली, ये जो बिल है ये कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में, ठीक है। तो वो जो फाइनेंस बिल आया था वो बन गया एनुअल फाइनेंस एक्ट। कैसे बनता है, पहले दोनों हाउसेस में इसको पास करवाया जाता है, कोई चेंजेस वगैरह हो तो करके, फिर उसके बाद पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, एंड देन दिस बिल विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट, जब ये एक्ट बनता है ना, एनुअल फाइनेंस एक्ट ना, वैसे ये क्यों करवाया गया, अब देखो जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, अब वो तो बन गया था 1961 में। अगर कोई उस पर कुछ करता ही ना, आपको भी पता है इन्फ्लेशन की वजह से, या फिर अब जो है इतना ज्यादा हर चीज में चेंज आ रहा है कि 1961 वाली चीजें अब नहीं चल सकती। इनफैक्ट तब की जो बातें थी अब हम वो मानते भी नहीं है ना, उनमें हमें कुछ एडाप्शन, उसमें कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ता है, मॉडर्न उसमें टेक्नोलॉजीज लानी पड़ती है, ठीक है। इन्फ्लेशन आ गई तो चेंजेस भी करने पड़ते हैं। इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो चेंजेस किए जाते हैं टाइम को देख के हर साल, वो किए जाते हैं बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन एनुअल फाइनेंस एक्ट जो है वो लाया जाता है। अब इसके 4 पार्ट आते हैं। इसका एक आता है फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास इनकम टैक्स के बारे में आता है। फर्स्ट शेड्यूल के आगे 4 पार्ट्स हैं। कितने हैं, फर्स्ट शेड्यूल के 4 पार्ट्स हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टर्म जिस तरीके से लिख रही हूँ आपको उसी तरीके से लिखनी है। इट मींस अगर मैंने फर्स्ट ऐसे लिखा है ना, FIRST, हाँ ये मैटर करेगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स एक्ट आता है उसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है। सो यू कांट चेंज इट बाय योर ओन, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको ऐसे कर दो फर्स्ट शेड्यूल, नहीं, ये गलत हो जाएगा। समझो, यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ये चीजें मैटर करती हैं। कोई कितना भी कह ले नहीं मैटर करती, करती है। फर्स्ट शेड्यूल के 4 पार्ट्स आएंगे। पार्ट 1, 100% इसमें से आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, चाहे MCQ में मिले चाहे फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिले। पार्ट 2, पार्ट 3, देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि MCQ में मिल जाता है पार्ट 4। अब इन पार्ट्स को समझाने से पहले 2 टर्म समझ लो।
एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ये क्या है? अब स्टूडेंट्स आपके पास जो एप्लीकेबल है फॉर द एग्जामिनेशन दैट इज फॉर द सितंबर 2026 एंड द जैन 27, आपके पास जो जिस ईयर की बातें हम वहां पे करेंगे वो रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, यानी वो ये क्या कह रहा है, फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्यों बोलते हैं वो भी बात करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब वो ये कह रहा है कि जितनी भी इनकम 2025-26 में हम अर्न करेंगे, 2025-26 मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जितनी भी यहाँ पर इनकम अर्न होगी उस पर कितना टैक्स कैलकुलेट होगा, कितना पे होगा, उसकी असेसमेंट होगी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2026 के खत्म होने के बाद, यानी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 12 मंथ्स दैट इज 31 मार्च 2027। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं टैक्स में प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, और इसका नेक्स्ट ईयर जब असेसमेंट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, टैक्स पे करना है, दैट इज असेसमेंट ईयर। समझ गए बात? अब बात आ जाओ उस पे फर्स्ट शेड्यूल पे। अब देख स्टूडेंट, सो कैन आई से वन थिंग और, ठीक है, अब जिस जो एग्जाम में आएगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर 2025-26, जिसका असेसमेंट ईयर है 2026-27। अगर मैं इसके पिछले साल की बात करूं मैम, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर है क्या ये भी किसी का असेसमेंट ईयर रहा होगा? हाँ, मतलब अगर मैं पिछले साल की बात करूं, ठीक है, वहां पे प्रीवियस ईयर होगा 2024-25, उसका असेसमेंट ईयर बना होगा 2025-26। क्लियर? अब वो ये कहता है करंटली कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है जो पिछले साल वाला चल रहा है? मैम करंट असेसमेंट ईयर दैट इज 2025-26। ठीक है, मतलब अच्छा मैम करंट ईयर कैसे, अब तो जो है हमारे पास 1 अप्रैल 2026 स्टार्ट हो गया। बच्चों देखो, यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करते हैं। सो वी आर सपोजिंग, क्योंकि आपके लिए ये लॉ तब बन चुका है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में अब भी यही एप्लीकेबल है, लेकिन ये लॉ जब हुआ, फ्रेम हुआ, जिस अकॉर्डिंग हुआ, इट मीन 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। सो प्लीज अज्यूम कि आप इस वाले टाइम पीरियड में हो। ठीक है, अज्यूम कर लोगे ना, बहुत इजी हो जाएगा। तो यानी उस टाइम पर करंट असेसमेंट ईयर क्या चल रहा था? 25-26। उस टाइम अगर आपको 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 में किसी की असेसमेंट करनी होगी तो आप वो पिछले साल की कर रहे हो, यानी उस साल का करंट असेसमेंट ईयर वाज 25-26। तो इसका जो पार्ट 1 है इसमें करंट असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट्स लिखे होते हैं, यानी 2025-26 के। इट मीन्स दे आर टेलिंग कि पिछले साल का जो आप टैक्स पे कर रहे हो ना इस साल में, वो इस टैक्स रेट के अकॉर्डिंग है। क्लियर? पार्ट 1 में ये लिखा है। पार्ट 2 में क्या लिखा है भाई? फिर आप आ जाओ, पार्ट 1 समझ आ गया पहले तो? ठीक है, करंट असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर 25-26। आई होप क्लियर है। मैम पार्ट 2 में क्या लिखा है? पार्ट 2 में स्टूडेंट्स लिखा है टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है तो देखो, लिख लो पहले तो कि टैक्स डिडक्टेबल टीडीएस के रेट्स लिखे होते हैं। टीडीएस क्या है शॉर्ट में बता देती हूँ। ये साल चल रहा है, ठीक है, मैंने बोला ना आपको अज्यूम करना है दैट 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में है हम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने कहा भाई इस साल की इनकम अर्न की जा रही है, इनकम अर्न, एक पर्सन गया केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति, वहां पर उसको कुछ इनकम अर्न करी। आपने कई बार सुना होगा अरे अगर इसको 1 करोड़ मिले है ना तो इसको कौन सा पूरा मिलेगा, 30% का टैक्स कटेगा। वो 30% क्या होता है कि पेयर को बोल दिया जाता है एट सर्टेन लोकेशंस कि आप जब पे कर रहे हो पेई को, यानी जिसकी इनकम अर्न हुई है उसको पे करते टाइम आप उसका टैक्स खुद से 30% का या जो भी रेट है वो डिडक्ट करके उसके हाथ में देना, वो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर देना। तो केबीसी वाले 30% डिडक्ट करेंगे और दे देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्लियर? इसको कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, मींस व्हाइल पेइंग द मनी यू हैव ऑलरेडी डिडक्टेड द टैक्स। अब ये तो किस रेट के अकॉर्डिंग होगा? इसी वाले के ना जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो जो टीडीएस के रेट्स लिखे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर और फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 वो लिखे हैं पार्ट 2 में। ठीक है, सो टीडीएस रेट लिखे हैं पार्ट 2 में। किसी को डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। मैम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के यस। फिर पार्ट 3 में क्या लिखा है? आ जाओ एक बार, पार्ट 3 में लिखा हुआ है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, यस,
आइए पार्ट 3 में लिखा हुआ है, गिव्स द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। ये क्या है आइए देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब जब कोई पर्सन को हम सैलरी पे करते हैं, ठीक है, तो सैलरी पे करते टाइम भी हम उसका कुछ टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। वो किस रेट पे होगा, ये प्लस पर्सन को बोला जाता है, अगर आप ना एडवांस में टैक्स कंप्यूट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि आपका टैक्स पूरे साल का मिला के 10,000 से ज्यादा का बन रहा है ना, तो आप एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। अगले साल तक मत रुको, असेसमेंट ईयर तक मत रुको, कुछ ना कुछ उसका पार्ट आप हमें एडवांस में पे कर दो भाई। इतना सारा ना आप एक बार पे कर पाओगे, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बनता रहेगा। तो एडवांस टैक्स रेट्स। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ना दो रेजीम्स आ चुके हैं टैक्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजीम्स। ठीक है, दो स्कीम है एक तरीके से, टैक्स स्कीम्स। ठीक है, अब एक्ट से कंफ्यूज मत हो ना, एक्ट एक डिफरेंट थिंग है, यहाँ स्कीम्स आई थी। इस स्कीम में एक थी ओल्ड टैक्स स्कीम, जिसको हम कहते हैं ओल्ड टैक्स रेजीम, और एक आता है न्यू टैक्स रेजीम। इनफैक्ट ये जो नया वाला रेजीम है ना, गवर्नमेंट इतना ज्यादा इसको मोटिवेट करना चाहती है कि इन्होंने इसको लिख दिया डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें ऑप्शन जो है न्यू का ही आता है, उससे हम ऑप्ट आउट होते हैं। वहां पे ऑप्शन हम फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं कि हमें नए वाले पे जाना है। ठीक है, सो दिस इज द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। अब उन्होंने बोला, जो भी पर्सन इस डिफॉल्ट टैक्स रेजीम से ऑप्ट आउट कर रहा है कि भाई मुझे तो पुराने वाले पे ही जाना है, तो उसके लिए सैलरी का टैक्स क्या डिडक्ट होगा वो रेट, प्लस एडवांस टैक्स किस रेट पे कंप्यूट होगा वो रेट लिखा है पार्ट 3 में। क्लियर? चलो ठीक है, ग्रेट। ठीक है स्टूडेंट, सो वेयर द सेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, यानी न्यू टैक्स रेजीम से वो ऑप्ट आउट कर रहा है, ओल्ड वाले में जाना है, उसके लिए दो रेट्स वहां पे लिखे होंगे, फाइनेंशियल 25-26 विच इज एप्लीकेबल फॉर द एग्जामिनेशन। अब मैम ये सेक्शन क्या है, क्या आप आगे समझोगे स्टूडेंट कि जो न्यू रेजीम का सेक्शन है ना, दैट इज सेक्शन 115 बीएससी। अभी समझना मत, याद मत करना, मैं करवा दूंगी जब टाइम आएगा। पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 इज एग्रीकल्चरल इनकम को जब भी हम कंप्यूट करते हैं, पार्ट 3 समझ गए, लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि जो नोट्स बना रहा है बना सके। सैलरी का टीडीएस रेट प्लस एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का जो रेट है, किन के लिए ये रेट है? अगर किसी ने ओल्ड टैक्स में जाना है, ठीक है, यानी न्यू टैक्स को ऑप्ट आउट करना है, तो उसके लिए रेट्स पार्ट 3 में लिखा है। मैम पार्ट 4 में क्या लिखा है? पार्ट 4 में लिखा है कि जब भी किसी पर्सन को अपनी नेट एग्रीकल्चरल इनकम कंप्यूट करनी है, उसके लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं, वो कैसे कंप्यूट होगी वो लिखा होता है पार्ट 4 में। ओके, ये था स्टूडेंट्स आपके पास इनकम टैक्स एक्ट 1960, एनुअल फाइनेंस एक्ट के चारों पार्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट। दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने कवर कर लिए हैं, जल्दी से बताओ मुझे। हमने कवर कर लिया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द एनुअल फाइनेंस एक्ट। थर्ड कंपोनेंट इज इनकम टैक्स रूल्स 1962। कमेंट में बताओ कि आपको चारों पार्ट्स कैसे समझ आए फर्स्ट शेड्यूल के। अब ये क्या है, आपने ना स्कूल में, कॉलेज में, इवन इन आवर इंस्टीट्यूट एडमिन डिपार्टमेंट के बारे में सुना है? एडमिन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम होता है ये टेक आउट करना, ये लुक आउट करना कि सारी चीजें सही से चल रही हो। एक्ट ने तो बना दिया, अब वो चलेगा कैसे ये कोई डिपार्टमेंट देखेगा ना। तो स्टूडेंट, एडमिन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट टैक्स का, वो कौन देखता है? उसके लिए डिपार्टमेंट है सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या है देखिए, तो जितना भी डायरेक्ट टैक्स बन रहा है, ठीक है, अब वो काम सही से चल रहा हो, ये कौन सा डिपार्टमेंट दिखता है? उसको मैं बोर्ड बोलूंगी, दैट इज सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बोल दिया कि भाई मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को पावर दी गई, इनफैक्ट सीबीडीटी को पावर दे दी कि तुम, वो कहता है यार बिना रूल के पावर नहीं होती, तो मुझे कुछ तो दो ना, कुछ तो दो, मेरे पास पावर दो ना, कि मैं किस तरीके से देखूं कि हाँ मुझे ऐसे इस काम को चलाना है। तो उसको आपको एम्पावर कर रही है कि आप रूल्स बना लो। कैसे रूल? कि किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स चलेगा। तो सीबीडीटी इज एम्पावर टू मेक रूल्स। अब कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जब इनकम टैक्स रूल्स 1962 के ऊपर लिखना आता है, दिस सेड सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मैनेज द रूल्स। वो मैनेज, अरे वो मैनेज नहीं कर रहे, वो बना रहे हैं। क्लियर? तो एक्ट का पर्पस सही से चल सके, एक्ट सही से चल सके, उसके लिए रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी बनाता है। ठीक है, सो फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सीबीडीटी जो है वो टाइम टू टाइम रूल्स को फ्रेम करता है, और इन सब रूल्स को मिला के कलेक्टिवली हम कहते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। क्या बोलते हैं?
income tax rules 1962. Collectively these rules are known as income tax rules 1962. क्लियर है? अब क्या रूल्स के आगे सब रूल्स होते हैं? अरे हर चीज का सब पार्ट होता है, हर पॉइंट का सब पार्ट होता है, ठीक है? तो रूल्स के भी सब रूल्स, प्रोवाइजोज, एक्सप्लेनेशन सब कुछ होती है, ठीक है? आपको प्रोवाइजो वगैरह का मतलब पता ही है, एक्सप्लेनेशन का मतलब पता है, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट अलॉन्ग विद इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये रूल्स को भी जरूर स्टडी करना चाहिए प्रोफेशनली, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक्ट काम करेगा। अब बारी आती है फोर्थ कॉम्पोनेंट की। फोर्थ कॉम्पोनेंट है सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशन। अगेन स्टूडेंट्स आई एम सेइंग, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो मैं इसमें स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रख रही हूँ, ठीक है? सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशन। अच्छा मैम, क्या कुछ अलग से भी प्रैक्टिस करने के लिए आएगा? मैं ना प्रैक्टिस आपको क्लास में भी करवाऊंगी। एक बार थोड़ा सा सिलेबस आगे चलते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिस बैच भी आएगा आपके लिए, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे होगा, जिसको वो सिर्फ प्रैक्टिस, अभी नहीं, पहले थोड़ा सिलेबस आगे करते हैं। जिसको नहीं ज्वाइन करना, क्लास में ही प्रैक्टिस होगी, लेकिन जिसको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दे कैन ज्वाइन दैट। वो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस पे होगा, ठीक है? जब वो लॉन्च होगा मैं बता दूंगी। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, अब ये क्या है? यहाँ पर पहले तो इनका मतलब समझो। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना हमारे पास, अब सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन दैट इज द फोर्थ कंपोनेंट, इसको मैं अलग अलग लूंगी, ठीक है? सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन दोनों टर्म्स टोटली डिफरेंट है, एक ही टर्म नहीं है ये। क्लियर? सर्कुलर्स क्या है? अब बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, उनको ना कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे ये टर्मिनोलॉजी दी हुई है या फिर ये रूल आया है, ये पॉइंट आया है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, उनको डाउट होता है। तो उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए, टू क्लैरिफाई द डाउट, सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। तो सर्कुलर्स क्यों इशू किए जाते हैं? टू क्लैरिफाई द डाउट, ठीक है? कभी भी पूछा जाए, इनफैक्ट एक बार सीए फाइनल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में, कि सर्कुलर्स का इशू करने का पर्पस क्या है? तो क्लैरिफाई द डाउट्स। कौन इशू करता है? इशूड बाय सीबीडीटी। इशू कौन करेगा? इट इज ऑलवेज इशूड बाय द सीबीडीटी। क्लियर? इस किस किस के लिए इशू होता है ये स्टूडेंट्स? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी इशू हो जाते हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट को कोई डाउट लग रहा है, या फिर असेसीज। असेसीज कौन होते हैं? नॉर्मल पर्सन जिनकी असेसमेंट की जाती है, दैट इज अ टैक्स पेयर। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक बात है, डिपार्टमेंट तो इसका बाउंडिंग अप होता है, मतलब जो सर्कुलर सीबीडीटी ने इशू कर दिया डिपार्टमेंट को माननी पड़ेगी, लेकिन असेसी के लिए ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है वो उसको माने ना माने, अगर उसको लगता है कि ये बात, ये डाउट क्लैरिफिकेशन मेरे फायदे के लिए, तो उसको माने, अदरवाइज उसको नहीं भी मान सकता, ठीक है? हाँ, ऐसा होता है। अब बात आती है, आ जाओ एक बार, सर्कुलर इशू कौन करता है? सीबीडीटी, टू क्लैरिफाई द डाउट्स। सर्कुलर इशू किस लिए होते हैं? फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड ऑफ द सेसीज। जो डिपार्टमेंट है, यानी जो ऑफिसर्स हैं, दे आर बाउंड बाय द सर्कुलर्स, लेकिन वो उसके जो असेसीज हैं, नॉर्मल पर्सन है, टैक्स पेयर है, दे कैन टेक एडवांटेज। जो उनको लग रहा है कि मेरे लिए बेनिफिशियल है, उस सर्कुलर को मान ले, अदरवाइज ना माने। लेकिन इसके कंपैरिजन में नोटिफिकेशंस क्या होती हैं? मैम क्या ये भी सीबीडीटी इशू करता है? नहीं। देखो, नोटिफिकेशंस को नॉर्मली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट? अरे मैंने बोला ना, एंट्री 82 यूनियन लिस्ट है ये, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट दिख रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है नोटिफिकेशंस। क्यों इशू करती है वो स्टूडेंट? टू गिव द इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। उनको लग रहा है कोई चीज नोटिफाई करनी चाहिए, सो दे इशू इट। मैम इसका मतलब क्या सीबीडीटी कभी भी इसको इशू ही नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। अगर सीबीडीटी ने क्या किया, किसी रूल को कोई नया रूल बना दिया, अब उनको लग रहा है ये बात सबको पता तो चल जाए, मैंने नया रूल बनाया, नोटिफाई कर दूं, या फिर कोई रूल उन्होंने अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें कोई अमेंडमेंट ला दी, तो इस वजह से सीबीडीटी भी नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। अदरवाइज सीबीडीटी इज नॉट एम्पावर्ड टू इशू द नोटिफिकेशन। अब क्या नोटिफिकेशन भी सिर्फ डिपार्टमेंट पे ही बाउंडिंग अप होती है, एसएससीज पे नहीं? ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये दोनों के लिए ही बाइंडिंग अप है, फॉर बोथ। तो चाहे डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो, या फिर हमारा नॉर्मल एसएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कोई नहीं टाल सकता, जानते हो ना? यस। सो ये जो है विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससी। आई होप सबको सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन समझ आ गए होंगे। एक बार अगर मैं इसको आपको फटाफट से बताऊं, सर्कुलर्स क्या होते हैं? टू क्लैरिफाई द डाउट्स। कोई भी डाउट आ रहा है एक्ट वगैरह में लेकर, तो उसको क्लैरिफाई करता है। कौन इशू करता है? सीबीडीटी करता है। किसके लिए करता है? फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड ऑफ द एसएससीज। डिपार्टमेंट यानी ऑफिसर इसके लिए बाइंडिंग अप है, लेकिन एसएससी सिर्फ बेनिफिशियल सर्कुलर्स का एडवांटेज ले सकते हैं। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है नॉर्मली, बट अगर कोई नया रूल बनाना है या पुराने रूल को अमेंड करना है, तो सीबीडीटी कैन ऑल्सो इशू द नोटिफिकेशन। दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कोई नहीं टाल सकता, ध्यान रखना, इस बात को ऐसे याद रख लेना। तो बोथ, चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे एसएससी हो, दोनों इसके लिए बाइंडिंग ऑन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्पोनेंट इज
द लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स, लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, दैट इज अ कोर्ट केस। ठीक है, ये हमारे पास आज की क्लास का भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है, साथ ही साथ में हमारे कंपोनेंट्स का भी। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है ना, केस लॉज रेफर टू डिसीजन गिवन बाय कोर्ट्स, यानी अब जो कोर्ट्स हैं, कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई फैसला ले लिया, असेसीज चले गए कोर्ट में, ठीक है, वहां कोई कोर्ट का कोई डिसीजन आया, तो हाँ भाई उस डिसीजन को भी मानना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए स्टूडेंट्स, हाँ बट ऐसा क्यों, कोर्ट के पास जाना ही क्यों पड़ता है, एक बात बताओ, पार्लियामेंट ने सारे इश्यूज को, सारी पॉसिबल इश्यूज को उसमें ले लिया, ठीक है, कि हाँ हमारे एक्ट में ये सब बात होनी चाहिए, बट ऐसा हो सकता है ना कोई इशू उनसे छूट जाए, अरे डेफिनेटली देयर आर सो मेनी इश्यूज जो पार्लियामेंट के दिमाग में भी नहीं आते, कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से भी ऐसा हो सकता है, तो फिर ऐसा अगर कुछ एक्ट में रह गया है तो वो चीज आती है कोर्ट में, कोर्ट केस होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे बड़ा डिसीजन, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी आती है हमारे इंडिया में, एपेक्स कंट्री, एपेक्स लॉ है, दैट इज अ सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया है ना, इनफैक्ट देखो मैंने बोला कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी मैम दो कोर्ट्स के पास केस जाते हैं, हाँ, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट। ठीक है, जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गया वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाएगा कि उसका जो डिसीजन आएगा, लेकिन जो कोर्ट जो केस हाई कोर्ट के पास गया ना, हाई कोर्ट हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो वो जिस भी रिस्पेक्टिव जुडिशरी का हाई कोर्ट है, रिस्पेक्टिव स्टेट का हाई कोर्ट है, वो उसके लिए वो डिसीजन एप्लीकेबल रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है स्टूडेंट, चलो इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। कहीं किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। हमने यहाँ पर हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकेंड नहीं बल्कि इनफैक्ट काफी टॉपिक्स पिछली क्लास में हो गए थे, तो डे 1 वाली क्लास देख लो, जिसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको फटाफट से यहाँ से कवर कर लो। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई इट आउट कि ये जो चैप्टर है वो मोर देन 60% हमारा कवर हो सके। क्लियर? हाँ, उसके मतलब मैक्सिमम 2 क्लासेस में हमारा चैप्टर नंबर 1 हम कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड या मीट इन द नेक्स्ट सेशन। और फटाफट से हम चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आ सके, और हाँ जिसको क्वेरीज हैं व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हैव अ गुड डे।